कर हाजिर हैं। बात पाकिस्तान की करें दर्शकों। पाकिस्तान का कब्जा है वह कश्मीर, वो इलाका जिसे पाकिस्तान दशकों से अपना बताने की कोशिश करता रहा है। आज वही उसकी नीतियों के खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फूटता दिखाई दिया। रावलकोट की सड़कों पर उमड़ी भीड़ सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उस नाराजगी की तस्वीर बन गई जो लंबे वक्त से भीतर ही भीतर सुलग रही थी। पाकिस्तान की सड़कों पर उतरा जनसैलाब कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का ऐलान भी है। भूख, कंगाली, बिजली संकट और टैक्सों के बोझ तले दबे पीओके के बाशिंदों का सब्र अब टूट चुका है। रावलकोट की वादियों में गूंजते गो बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेंगे आजादी के नारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब पानी सिर से ऊपर, बहुत ऊपर जा चुका है। लोग अपनी ही जमीनों पर गुलामी जैसी जिंदगी जीने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जूते के तले रौंदे गए इस खित्ते में यानी हिस्से में अब बदलाव की आंधी चल रही है जो रावलकोट से शुरू होकर मुजफ्फराबाद तक फैल चुकी है। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की आंखों में पाकिस्तान के प्रति गहरा गुस्सा, नफरत साफ दिखाई दे रही है। यह आंदोलन अब सिर्फ रोटी कपड़े का नहीं रहा दर्शकों, बल्कि पाकिस्तानी चंगुल से मुकम्मल आजादी का आंदोलन बन चुका है। इस्लामाबाद की दमनकारी नीतियां और कठपुतली सरकारें अब इस जन आक्रोश को दबा नहीं सकती। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम लगातार आपको दिखा रहे, लेकिन वहां पर अब इंतहा हो गई है। वहां पर लोग भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी बुलेट से पीओके की आवाम को निशाना बना रहे। ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। पीओके में बगावत की आग को लेकर क्या अपडेट है वो आपको हम बता दें। 9 जून 2026 को यह मामला शुरू हुआ। जैक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तानी सरकार ने और इसके बाद बवाद शुरू हुआ। रावलकोट और मुजफ्फराबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि लोग कम्युनिकेशन ना कर पाए, सरकार की नाकामी के बारे में लोग बात ना कर पाए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं और वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर सेना मार रही है पब्लिक को। पाक सेना की फायरिंग में करीब 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अपडेट खबर हम तक पहुंच रही है। जी हां, 11 जून 2026 को क्या हुआ, रावलकोट के ईदगाह मैदान में प्रदर्शन हुए। 70,000 दर्शकों, 70,000 निहत्थे लोगों ने जनसभा की और वहां पर आजादी के नारे लगाए, वहां पर गोलियां चली। आजादी के कश्मीरियों ने नारे लगाए। नारे में कहा पाकिस्तान सेना ने प्रदर्शनकारियों की पर फायरिंग की। इस फायरिंग में कम से कम उस दिन 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यह 11 जून की घटना थी। 12 जून आते हैं दर्शकों। पीओके में हालात बेहद अब तनावपूर्ण हो चुके हैं, स्थितियां बहुत खराब है। वहां पर जैक के नेता सरदार अमन खान ने ऐलान किया है। उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा प्रदर्शनकारियों की मौतों के बावजूद आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं और हम पाकिस्तानी सरकार, सेना, रेंजर्स के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। पीओके में आखिर आंदोलन भड़का क्यों, इसकी वजह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों भड़का विद्रोह, समझिए। महंगाई, किल्लत, क्षेत्र की जनता सस्ते आटे चावल की मांग कर रही है। बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पा रही है वहां पे लोगों की। बुनियादी खाद्य वस्तुओं पर सब्सिडी मांग रही है वहां की आवाम, वहां की जनता, लेकिन फुर्सत किससे है। पीओके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिल रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है। रोजगार यानी नौकरी और प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जरा पुलिस ने क्या बर्बरता की है वो चेहरा भी आपको देखना बहुत जरूरी है। कैसे वहां पर बेइंतहा तरीके से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारा गया, आइए बताते हैं रावलकोट में क्या हुआ, उस घटना के बारे में आपको बताएं। जी हां, मांगों को लेकर लगभग 70,000 लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन बहुत मुखर था। लाखों लोग सड़कों पर आए और भारी संख्या में उमड़े प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया, सरकार की नाक में दम कर दिया। भीड़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने गोली चलाई और ये गोलियां ताबड़तोड़ चली, बेतरतीब चली। रेंजर्स और सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गईं। 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की उस दिन भी मौत हुई दर्शकों। और अभी भी यह सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है। और कैसे एक छोटा सा विद्रोह गुस्से में तब्दील हुआ, विद्रोह के गुस्से में तब्दील होने की कहानी भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तनाव और बंदी जो माहौल वहां पर बना, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हुई। रावलकोट के अलावा मुजफ्फराबाद में भी बहुत सारी हिंसा और प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वहां पर भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई। कोटली और भीमबर, इसके अलावा ददियाल जो बिल्कुल पीओके के कश्मीर के पास का जिला है, वहां पर बहुत हिंसा हुई। पाकिस्तान के शहरों में भी विरोध की आग अब देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इन तमाम इलाकों में भी लोग अब विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद रखे हैं। पीओके के लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पुलिस पर वो पथराव कर रहे हैं और पुलिस और जनता के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। चीन से दोस्ती किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक आफत का सबब बनी है वो भी बताते हैं और कर्ज के जाल ने कैसे पाकिस्तान को तोड़ा है। जी हां,
चीन ने सीपीसी प्रोजेक्ट और निवेश के नाम पर पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश किया, बहुत कर्जा दिया, बहुत सारी जमीनें प्रॉपर्टी लीज पर ले ली। ऊंची ब्याज दरों का शिकार भी पाकिस्तान हुआ है। कर्ज की किस्तें चुकाने के चक्कर में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हां, चीन से दोस्ती का खामियाजा कैसे पाकिस्तान ने चुकाया है। भारी कर्ज और ब्याज की वजह से दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान की इकॉनमी, वहां की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। हालात खराब है, लेकिन वहां से जब गेस्ट जुड़ते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान में सब चंगा सी। जी हां, दिवालिया होने जा रहा है पाक, कैसे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारी कर्ज और ब्याज की वजह से दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान की इकॉनमी, अर्थव्यवस्था वहां की पहुंच चुकी है। और पीओके में जो लोग नाराजगी है सीपीसी प्रोजेक्ट के कारण, बलूचिस्तान और पीओके में भारी नाराजगी है। बलूचिस्तान में बलूची विद्रोही भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला डिबेट में आने के लिए। कैप्टन साहब, पीओके में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और वहां पर जो बातें हैं उसे लेकर जब हम किसी पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं बहुत मामूली सी बात है, वहां पर एक पॉलिटिकल रकस चल रहा है, वो जल्दी मेल्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, आवाम सड़कों पर है और ये उपद्रव जो गुस्से से शुरू हुआ था अब एक काइंड ऑफ आंदोलन बन चुका है वहां पर। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं चाहूँगा कि वह भी भारत की तरह से एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बने। मैं ये भी चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो अवामी दंगे फसाद हैं वो कम से कम हो, ताकि आस्ते आस्ते पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। जी देखिए, हो ये रहा है कि जैसे भारत में हम कोशिश करते हैं कि जमहूरियत ज़्यादा मजबूत हो। हम चाहते हैं कि दूर दराज के गाँव में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी जाए, पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी जाए। और इसके लिए कोशिश करके हम सेंट्रल फोर्सेस को आमतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में भेजते नहीं हैं। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो लोकल पुलिस है, जहाँ तक भी कहीं पर कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो, सुरक्षा प्रॉब्लम हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो, तो लोकल पुलिस का ही इस्तेमाल किया जाए। इसकी एक वजह है, क्योंकि लोकल पुलिस जो है उन्हीं की कम्युनिटी से आती है, उनको लोकल भाषा आती है, लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पता होते हैं। तो पाकिस्तान में जो अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मूवमेंट हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, उसमें लोकल पुलिस का अगर इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की सरकार, तो उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होगा। बाहर से सेना बुलाएंगे, बाहर से रेंजर्स बुलाएंगे, तो डेफिनेटली बाहर के जो लोग हैं वो लोकल पुलिस के कस्टम्स, लैंग्वेज, खान पीन से वाकिफ नहीं होते हैं। लोकल जो छोटी छोटी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है उससे वाकिफ नहीं होते हैं। और बाहर से जब भी आप फौज या रेंजर्स मंगाएंगे, ये हमेशा देखा गया है कि उनको हर चीज़ का इलाज या सिर्फ लाठीचार्ज, आंसू गैस या गोली चलाने में नजर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ लोकल पुलिस को बढ़ावा देगी कि वह इन दंगे फसादों को कंट्रोल करे। इससे ही आप देखेंगे कि मामला ज्यादा से ज्यादा लाठीचार्ज या आंसू गैस पर ही सीमित हो जाता है। गोली चलाने की नौबत आमतौर पे आती नहीं है। मैं ये बयान एज ए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा हूँ जी। ठीक है। हयात साहब, आपके पास आ रहा हूँ। हैदर हयात खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। अभी चलिए, अगर मैं भी कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि इंडियन मीडिया का नैरेटिव है, यहाँ के एक्सपर्ट्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और गलत ही बोलेंगे, ये पाकिस्तान को लगता है। हयात साहब, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है, पीओके में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित। मेरा ख्याल है थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। बुनियादी तौर पर ये जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये सड़कों पर है क्यों? आपको याद होगा गुज़श्ता साल भी हमने भारतीय चैनल्स पर ये काफ़ी रिपोर्ट्स भी देखी और इनफैक्ट काफ़ी प्रोग्राम्स हुए जब अक्टूबर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पर निकली। इनके कुल 38 मुतालबात थे और मैं चूंकि एक्सटेंसिवली इसको कवर करता रहूं तो मैं इची बिची जानता हूं, मुझे एक एक डिटेल पता है कि हुआ क्या, कौन कौन बैठा, कहां कहां पर बैठा और किस तरीके से किन किन मुतालबात को तस्लीम किया गया। इनके 38 में से 36 मुतालबात को हुकूमत ने तस्लीम किया और उसमें हर चीज को मुकम्मल होने में वक्त लगता है। कुछ चीजें जो ऑल ऑफ अ सडन हो सकती थी वो गवर्नमेंट ने की, उसके बाद कुछ चीजें जो ग्रेजुअली एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी, ये भी आपके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, वो भी हुआ। अब एक मसला जो 12 नशिस्तों का है, जो
मकबूजा कश्मीर से आए मुहाजिर जो भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत का सामना करते रहे, जिनके खानदान उजड़ गए, जो खवातीन की इस्मतें लूटी गई भारतीय अफवाज की जानिब से, जब वो लोग यहाँ पर आए और आजाद कश्मीर में नहीं नहीं नहीं, हयात आबादकारी के साहब जो ये कुछ मसाइल इंफॉर्मेशन थे, गलत है। कुछ भारतीय लोग सेना वहां ने पर किसी के सेटल हो साथ गए। किसी की इज्जत अमित और अमित अस्मत पर अमित सवाल नहीं किया। आप नहीं इसको डिनाई करिए, आप जरूर इसको डिनाई करें अमित, आप इसको डिनाई करें, लेकिन आप पहले एक बार ये मेरा इंफॉर्मेशन point of view मैं ले लें, गलत उसके बाद मानता हूं। आपका आपकी मर्जी, आप इसको डिनाई करें, आप कहें कि मैं गलत कह रहा हूं। कि उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए उनमें लाखों की तादाद में वो शहरी वो पाकिस्तान में सेटल हुए। अब उनकी कुल 12 नशिस्तें। कोई भी मुहिब्बे वतन कश्मीरी ये नहीं चाहता कि उन 12 नशिस्तों पे जो नुमाइंदगी का को महरूम किया जाए। कौन लोग ये बात करते हैं? जो भारत के एजेंडे पर काम करते हैं, जो भारतीय नैरेटिव है उसको टो करते हैं। तो यहां पर इनको समझाया गया कि अगर आप ये समझते हैं कि ये 12 नशिस्तें नहीं होनी चाहिए, तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, ये गवर्नमेंट के कहने से नहीं होगा। ये आप भी समझते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप काफी अरसे से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और ये ग्रुप कैप्टन साहब भी समझते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं ये असेंबलीज इनको जो है वो डिसाइड करती हैं। लेकिन इसके ऊपर चूंकि कलअदम जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इसका मकसद ही ये नहीं था, इसका मकसद था भारतीय इमाम पर इंतशार फैलाना, वो उन्होंने फैलाया। और अभी आपने आगाज में कहा कि मुजफ्फराबाद में जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई है, रावलाकोट में। इंटरेस्टिंगली अमित, मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में हूं, मैं गुज़िश्ता 2 रोज से मुजफ्फराबाद में हूं। यहां पर सड़कों पर ट्रैफिक भी है, दुकानें भी खुली हैं, बाजार भी खुले हैं, और इंटरनेट है। तो मैं आपसे हम कलाम भी हूं, आपसे मुखातिब भी हूं। तो ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं। हाँ, इक्का दुक्का मकामात पर जरूर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर हम इस वक्त इंडियन मीडिया पर देख रहे हैं, ये दुरुस्त पिक्चर नहीं है। कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो कुछ कर रहे हैं। और अब तो इनफैक्ट उन्होंने कुछ जो लोगों को अंदर इन्वॉल्व करके राब्ते करने की कोशिश की है कि हम अपने मुतालबात से पीछे हटते हैं। हम लोगों को अंदाजा नहीं था कि कश्मीरीज जो है वो इस तरीके से रिजेक्ट करेंगे हमारी चीजों को। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर, कुछ नंबर है कश्मीरियों का जो उनके इस नैरेटिव पर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें तो मेजॉरिटी कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के इन मुतालबात को, उनकी इन हरकतों को, और वो ये समझते हैं कि ये वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। हैदर साहब एक सवाल और, उसके बाद मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग मारे गए हैं, क्या ये आंकड़ा भी गलत है कि 50 से ज़्यादा लोग वहां हलाक हुए हैं, और जो पुलिस के लोग हैं वो भी मारे गए हैं, वहां पर जो रकस जो हिंसा हुई है, ये नंबर सही है, ये नंबर भी गलत चल रहा है? नहीं अमित, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हलाकतें यहाँ पर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन्हें हुर्मती भी की है, और उसके ऊपर एक बड़ा स्वेयर रिएक्शन आजाद कश्मीर की पब्लिक की तरफ से भी आया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। हमारा जो एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर जिस वक्त टेक ऑफ हुआ, वो फनी खराबी की वजह से वो तबाह हुआ, उसके अंदर हमारे जो है वो जी उसमें हमारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उसमें शहीद हुए। लेकिन जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर लोगों को स्ट्रेट बुलेट्स फायर किए, कोई ऐसी चीज नहीं है। जो यहां पर फुटेजेस भी सामने आ रही हैं, वो आंसू गैस वो तस्वीरें मैं दिखा भी रहा हूं, पीसीआर शायद वो विजुअल रखेगा, उसमें AK-47 फायर करते पुलिस वाले दिख रहे हैं। जो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए यहां पर चलाए गए, उनमें फायरिंग नहीं हो रही। जो जहां 1-2 मकामात पर जहां पर फायरिंग हुई है, वो उस वक्त हुई है जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ फायरिंग खोली। कैप्टन साहब, जो हैदर साहब कह रहे हैं वो तो किसी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। उनके हिसाब से तो पाकिस्तान में ज्वाइंट अवामी कमेटी जो वहाँ पर करना चाह रही थी वो कर नहीं पा रही है, वहाँ इंडियन नैरेटिव चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पूरा POK जो कश्मीर साइड वाला POK है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रकस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अनरेस्ट है, लेकिन हैदर साहब के हिसाब से चीज़ें बहुत ख़राब नहीं है वहाँ पर। मैं पहले तो हैदर साहब की दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश की है। ऐसा ही होना चाहिए। हम भी हिंदुस्तान में हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा किया है, वहाँ की अवाम पीसफुली रहे जब तक कि वह एक आज़ाद मुल्क नहीं बन जाता है।
हम भी चाहते हैं कि वहाँ की जो आवाम है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको मनवा सकें। लेकिन देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बोलना चाहता हूँ। कहीं पर भी अगर पीओके में आप देखें, भारत के कश्मीर में भी देखें, तो जो आवाम सड़कों पर हजारों की तादाद में अगर आती है तो इसका मतलब है जमीन के नीचे सुगबुगाहट काफी समय से चल रही थी। दिल्ली में बहुत आसान है एक साथ 10,000 लोगों को जमा करना, कलकत्ता बॉम्बे में बहुत आसान है एक साथ 10,000 लोगों को जमा करना। लेकिन दूर दराज के जो एरिया होते हैं पहाड़ों में, खासतौर से जो पाकिस्तान का हिस्सा है हमारे कश्मीर का, वहां पे जनता बहुत कम रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम होती है। ऐसे में अगर हजारों लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, और प्रूफ ये भी है कि वो थोड़े से गुस्से में भी हैं, जाहिर बात है गुस्से में हैं तभी पुलिस के ऊपर शायद पत्थर फेंक रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सुगबुगाहट है ये 3-4 दिनों की बात नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर देखिए, मैं फिर से एक एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद अगर ये चाहते हैं कि माहौल पर कंट्रोल किया जाए तो उनकी छोटी छोटी जैसी मांगे हैं उनको मान ली जाएं, उनकी बड़ी मांगे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी जाएं। जो ये दावा कर रहे हैं कि भारत की के फौजों ने एक समय वहां पर कुछ गुस्ताखियां की थी, वो गुस्ताखियों को रिकॉर्ड में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स या यूनाइटेड नेशन की जो ऑब्जर्वेशन फोर्स थी वो भी कभी पे नहीं लाए, तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। हाँ, ये मैं बोलता हूँ, काउंटर दे सकता हूँ कि ट्राइबल्स बहुत ही बड़ी तादाद में मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ कूच किए थे, रजाकार थे, और उन्होंने श्रीनगर आते वक्त बड़ी लूटपाट की, और हमारे जो भारतीय कश्मीरी थे उनको और उनके जो फैमिली के लोग थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन देखियो, वो हिस्ट्री हो गई है। आज उसको याद करके ये सोचना कि जॉइंट अवामी एक्शन का क्या है, वो कोई लिंक नहीं है। किसी भी देश में ये समझना पड़ेगा, ये जो 12 सीटें रखी हैं, ये लोग तो पीओजे में रहते नहीं है ना, पाक ऑक्युपाइड जैन कश्मीर में ये रहते नहीं है। ये रह कहाँ रहे हैं? ये लोग रह रहे हैं लाहौर में, कराची में, जैकबाबाद में, या हो सकता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। तो ये लोग कराची में रहते हुए कैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी कर सकते हैं? बहुत ही अननेचुरल है। अगर वो लाहौर में रहते हैं, जाहिर बात है वो पाकिस्तान की सरकार के पिट्ठू बनकर हमेशा उसी तरह से अपने बयान देंगे, उसी तरह से वोटिंग करेंगे, उसी तरह से जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, तारीफों के पुल गड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी ताकत इसलिए है कि वो सिर्फ नाम के वास्ते ये 12 जो नुमाइंदे हैं ये पीओजे से बिलोंग करते हैं। वो तो असल में लाहौर में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं पिछले 50 साल से। उनके पिताजी, उनके पेरेंट्स शिफ्ट कर गए थे इस्लामाबाद में आज से 30 साल पहले। तो बहुत जरूरी है कि ये 12 नुमाइंदे जो चुने जाते हैं वो जिनका रेसिडेंशियल प्रूफ है कि वहीं पर रहते हैं, उनको ही ये मौका मिलना चाहिए। बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो अभी आजादी से लेकर अभी तक 70-80 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। हर बार एक मिलिट्री गवर्नमेंट पावर में आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी राहत पाकिस्तान की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलेगी, और पीओजे के लोग भी इससे कुछ हद तक पैसिफाई होंगे, खुश हो जाएंगे। जी ठीक है हैदर साहब, वहाँ पर आपके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन अगर ये जो मसला है अगर कंट्रोल में आ जाता, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर की बात है, अगर चीज़ें कंट्रोल में आ रही होती तो फिर ये रकस इतना क्रिएट नहीं होता। और मुझे जो वहाँ पर जो मेरे लोग हैं, वहाँ पर जो पीओके में भी हैं, मुजफ्फराबाद के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं सच में स्थितियाँ खराब होती जा रही हैं दिन ब दिन, धीरे धीरे। जो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं है। अमित, मैं आपके इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। उससे पहले यूके देवनाथ साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि इन्होंने हमेशा बड़ा सेंसिबली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बेशक मैं उससे अग्री करता हूँ या ना करता हूँ।
लेकिन इनकी गुफ्तगू बड़ी जो है वो महज़्ज़ब अंदाज में होती है, इसलिए मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा जी कि वहां पर जो मसाइल हैं लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उसका जो है वो कोई सोल्यूशन निकाले। राइट। अमित, मुझे बताएं कि वहां पर मसला था, वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ, श्रीनगर में इस वक्त जो 40 केजी आटा है, वो अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो वो $19 का है। आजाद कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद के शहरी को $7.2 का 40 केजी आटा मिलता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, 0.027 इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट है जो श्रीनगर के रेजिडेंट को मिलता है। मुजफ्फराबाद के रेजिडेंट को $0.01 जो है वो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट चार्ज करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मसला ये नहीं है, और ना इस वजह से लोग निकले हैं, ये तो हुकूमत देखिए अदर साहब, आप कह रहे थे कि वहां पर इंटरनेट दुरुस्त है। पूरे शो में आपकी आवाज हम तक हमारी ठीक से नहीं आ इकोनॉमी पा बहुत रही। बेहतर नहीं है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर शार में बैठा हुआ हूँ मैं, इस वक्त यहाँ पे एक होटल में बैठा हुआ हूँ मैं, जिस रूम में बैठा हुआ हूँ ये थोड़ा सा फासले पे है जहां पर जो है वो वाईफाई डिवाइस लगी हुई है। अच्छा। ये इशू है, मुझे आइडिया नहीं था, अदरवाइज मैं थोड़ा उसके करीब बैठ जाता। बहरहाल, बाकी अब देवनाथ साहब ने कहा जी कि हमारा कश्मीर, देवनाथ साहब ये आपका कश्मीर नहीं है। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर जो अच्छी बात की वो ये कि आजाद मुल्क बने, अगर कश्मीरी चाहते हैं तो उनको उनका हक खुद इरादियत देना चाहिए, मैं तो खुद इसका एडवोकेट हूं। लेकिन कश्मीरियों की जबान पर दो बातें हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो सैयद अली गिलानी मरहूम ने नारा लगाया था पाकिस्तान का झंडा हाथ में थाम के भारतीय गोलियों की बौछार में कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कश्मीरियों को फैसला करने दें, ना पाकिस्तान उनको कहे कुछ, ना भारत कहे। इनिशिएटिव लेना, आगाज करते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो आजाद रियासत का क्याम चाहते हैं तो उनको आजाद रियासत दी जाए, लेकिन उसके लिए चीजों को इनिशिएट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप यकतरफा तौर पर वहां पर उनका स्पेशल स्टेटस खत्म करें और उसके बाद 10 लाख की फौज वहां पर तैनात कर दें और हर 9 निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर एक आपका जो फौजी है वो बंदूक लेकर खड़ा हो, उनकी सारी नकलो हरकत पर जो है वो नजर रखे, उनके घर बार तबाह करे, जिस तरह दिल करे ये पता नहीं ये जानकारी कौन आप तक पहुंचा रहा है। फेक एनकाउंटर्स में मार दे, ऐसे चीजें हैदर, आगे नहीं चल हैदर सकती। पता नहीं ये खबरें, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है। बड़ी फिल्मी बातें लग रही है। हमारे यहाँ की सेना ने कश्मीर की तस्वीर तासीर बदल के रख दी है। वहां पर पहले कश्मीर में हम लोग जाया नहीं करते थे। मैं खुद व्यक्तिगत बता रहा हूँ, हमारे परिवार के लोग 20 साल पहले कश्मीर जाते से डरते थे, वो मना करते थे। अब हमारे फैमिली परिवार के लोग साल में 5 चक्कर कश्मीर के लगाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है, कश्मीर में चीजें बदली हैं। और बतौर भारतीय पहले हम भी डरते थे कश्मीर जाने में। वो 90s का जो कश्मीर था तो सभी खौफ खाते थे, लेकिन 90s वाला अब कश्मीर नहीं रहा। अब वहाँ पर स्कूलें हैं, अच्छी तालीम मिलती है, वहाँ का बिजनेस डेवलपमेंट सरकार अच्छे से कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर का बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ के ब्रिजेस के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ पर जो नई ट्रेनें चल रही हैं